साथियों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का ऑनलाइन एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे हो कि ऑल स्टूडेंट ऐप पर जाकर टेस्ट देवें, यानी ऑल स्टूडेंट ऐप पर आपने एसआई स्पेशल हिंदी का जो बैच खरीद रखा है वहां पर आपको टेस्ट देना है। और यूट्यूब पर यानी ऑनलाइन एजुकेशन हब पर उसका जो वीडियो सॉल्यूशन है वो यहाँ पे आप दे रहे हो, चल रहा है। और हमारा वीडियो सॉल्यूशन के दौरान हमारी ये तीसरी क्लास है, तीसरा एमसीक्यू बैच है ये। और वर्ण विचार के लिए हमारी ये दूसरी क्लास है, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करी थी और बचे हुए जो 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उस पर अभी बात करने वाला हूँ। तो अभी आप इस YouTube चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऑल स्टूडेंट ऐप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। वहाँ पे केवल और केवल आपको टेस्ट सीरीज मिलती है। रीट के लिए मिलेगी आपको, लेवल फर्स्ट है, लेवल सेकंड है, एसआई के लिए मिल जाएगी, कृषि पर्यवेक्षक है, बीएसटीसी है, उसके ऊपर पटवार है, वन रक्षक वनपाल है, हरियाणा पुलिस है, एसएससी जीडी कांस्टेबल है। बहुत सारे जो एग्ज़ाम्स है उसकी आपको वहाँ पे मिल जाएगी अपनी तैयारी को अच्छी करने के लिए। तो चलते हैं अपने आज के पहला सवाल, यानी 51 नंबर जो सवाल है उसकी बात मैं करूँगा। इससे पहले मैं 50 सवालों की बात आपके साथ में कर चुका हूँ। आज का ये सवाल है कि री को क्या कहेंगे। बड़ा ही आसान सा सामान्य सा क्वेश्चन है आपके सामने कि री को क्या कहते हैं। री एक वर्ण है, उसको क्या कहते हैं। तो इसको अक्षर कहा जाता है, बिल्कुल अक्षर तो कहा ही जाता है, वर्णमाला कहा जाता है, या व्यंजन कहा जाता है, या स्वर कहा जाता है। आपको पता है, इन चारों को देखकर पता लगता है कि हमारा जो री होता है वो क्या होता है। री आपका एक स्वर होता है। री क्या होता है आपका, एक स्वर होता है। ये भी बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी हो जाएगा। एक विशेष सूचना भी आपको मैं बता देता हूँ, जो राजस्थान कांस्टेबल का है उसकी जो सूचना है वो आ चुकी है। आपके सितंबर माह में इसके एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाएंगे। तो अपनी तैयारी बनाए रखें, अपना हौसला बनाए रखें, अपना लक्ष्य बनाए रखें, ठीक है। जल्दी से आपकी जो वैकेंसी है वो आ रही है और आप अपनी तैयारी को है निरंतर रखिए। आगे देखिए 52 नंबर जो सवाल है कि रू का वर्ण विच्छेद, रू का जो वर्ण विच्छेद है वो क्या कहलाएगा। तो आपको पता होना चाहिए, आपको वर्ण विच्छेद भी आने चाहिए, क्योंकि अगर आप एक छोटा एग्ज़ाम देते हो या एसटीसी का देते हो, पीटीटी का देते हो, या आप एसआई का भी एग्ज़ाम दे रहे हो, उसमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर अपने बात करें कि ये रू है, उसमें जो मात्रा लगी है वो कौन सी लगी है। तो मात्रा वहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, एक मात्रा ऐसे लगती है और एक मात्रा ऐसे लगती है। तो ये तो मात्रा कौन सी होती है, ह्रस्व ऊ की मात्रा होती है। और यहाँ पर किसकी मात्रा होती है, दीर्घ की होती है। तो यहाँ पर आपको दीर्घ ऊ देखना है कौन से ऑप्शन में है। तो दीर्घ ऊ आपको एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ये तो गलत है पहले से। सी नंबर ऑप्शन, डी नंबर ऑप्शन गलत है और एक नंबर ऑप्शन भी गलत है। तो आपका जो सही हो जाएगा वो 2 नंबर ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट सवाल पे जाएंगे। 53 नंबर सवाल की बात मैं करूं आपके सामने कि जब किसी व्यंजन के पीछे, यानी व्यंजन है यहाँ पे आपका हल युक्त है। यहाँ पे जो व्यंजन है वो क्या है, आपका हल युक्त है। क्या है व्यंजन, आपका हल युक्त है। तो उसे वर्ण में स्थान क्या मिलता है आपका। यहाँ पे जो भी वर्ण है, मान लेते हैं मैंने क वर्ण लिया है, वो हल युक्त है। और इसके पीछे अगर र आए, इसके पीछे र पूरा आए, तो उस वर्ण को, उसे वर्ण में स्थान मिलता है। इस र को कौन सा स्थान मिलता है, ये चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है। तो ऑप्शन में आपको देखना है ऊपर, नीचे, मध्य या प्रारंभ। तो अब आपको यहाँ पे देखना है, आपको मैंने रेफ रे का जो नियम बताया है कि रे अगर स्वर सहित है और उससे पहले अगर व्यंजन आया है वो स्वर रहित है, तो भाई रे क्या करता है, इसके नीचे जुड़ जाता है, उसके नीचे क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा आपका रे क्या हो जाएगा, इस तरीके से वो नीचे आपका जुड़ जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर है वो 2 इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट सवाल की बात करें, 54 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से वर्तस्य है, वर्तस्य आपको बताना है भाई, निम्नलिखित में से वर्तस्य ध्वनि कौन सी है, तो आपकी स है वो वर्तस्य ध्वनि है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की बात करें अपने, आपका जो 55 नंबर जो सवाल है उसमें क्या पूछा गया है कि द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है, नहीं हुआ आपको बताना है। और सबसे पहले अगर मैं द्वित्व की बात करूं कि भाई द्वित्व होते क्या हैं, तो उनकी बात मैं आपको बता देता हूं। द्वित्व का तात्पर्य है दो एक से व्यंजन, मान लो एक तय आ गया, ठीक है, आधा, और एक तय आ गया पूरा, तो ये द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। तो इसका ये रूप हो जाएगा, एक तय आ गया आधा, एक आ गया पूरा, तो इनको क्या कहेंगे, द्वित्व व्यंजन कहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके का प्रयोग नहीं हुआ है वो आपको बताना है। तो यहाँ तो हुआ है, यहाँ भी हुआ है। ये जो लाइन है इसका मतलब है एक तय आधा हो रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बग्गा में हुआ, लेकिन बलगा में क्या है, संयुक्त का प्रयोग हुआ। बलगा में क्या है, एक लय आधा है, एक गय पूरा है। तो यहाँ पे संयुक्त व्यंजन आपका यहाँ पे प्रयोग में लिया गया है, लेकिन यहाँ पे द्वित्व का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसका जो ऑप्शन होगा यहाँ पर वो कौन सा हो जाएगा, बलगा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलें। आप क्या, किस क्रम में अंतस्थ व्यंजन नहीं है, अंतस्थ वर्ण नहीं है। तो सबसे पहले आपको तो अंतस्थ ध्यान होने चाहिए, क्या होते हैं, बहुत बार बता चुका हूँ, य, व, र और ल, ये तो होते हैं आपके अंतस्थ। लेकिन आपसे ये पूछा नहीं है, ये तो है और नहीं है कौन से हैं, तो यह तो इसमें है, र भी है और वह भी है, और एकमात्र ऐसा आपको वर्ण यहाँ पे दिखाई दे रहा है वर्ण, जिसे काकल्य भी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, काकल्य भी कहा जाता है, और है वर्ण विसर्ग भी होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 57 नंबर जो सवाल है उसकी बात अपने करें, किस क्रम में स्पर्श व्यंजन स्पर्श संघर्षी नहीं है। अब सॉरी है बताया, पूछा गया है, तो आपको ध्यान होना चाहिए जो स्पर्श संघर्षी है वो कौन सी पंक्ति होती है। स्पर्श व्यंजन तो होते हैं 25, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं, बहुत बार बता चुका हूँ मैं। कौन कौन से 25 होते हैं, कै से लेकर मैं तक, कै से लेकर मैं तक होते हैं, उनको स्पर्श कहा जाता है। लेकिन आपके जो स्पर्श संघर्षी है, स्पर्श भी है और संघर्षी भी हैं, ये आपको अच्छा याद रखना है। अब देखिए स्पर्श व्यंजन कै से लेकर मैं, यानी इनमें से ही कुछ है, लेकिन वो संघर्षी पंक्ति होनी चाहिए। तो ऐसी पंक्ति होती है भाई, च वर्ग होता है, च, छ, झ, ये जो चार होते हैं वो स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। तो भाई ऑप्शन में ढूंढ लो आपके छ, छ, झ जो मिलता है। तो यहाँ पे आपका जो सबसे पहला ऑप्शन है यही आपको मिल जाता है, ये स्पर्श संघर्षी है आपका। तो 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। 58 नंबर सवाल की बात करें कि किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है और किस क्रम में पार्श्विक है। पार्श्व आपके जो साइड्स होते हैं, यानी जो आपके मुख्य जो दोनों साइड होते हैं, जो गाल का अंदरूनी भाग, उसको पार्श्व कहा जाता है। तो पार्श्विक वर्ण यानी जब उसका उच्चारण करते हैं तो आपकी जो जीवा है उस पार्श्व भाग पर टकराती है। तो ऐसा कौन सा वर्ण है, जब उच्चारण और प्रयत्न के आधार पर जब हम पढ़ते हैं व्यंजनों को, उच्चारण और प्रयत्न के आधार पर जब हम 8 प्रकार से पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हम पढ़ते हैं कि जो लय वर्ण होता है वो क्या होता है, आपका पार्श्विक होता है। जो लय वर्ण होता है वो क्या कहलाता है, आपका पार्श्व कहलाता है। लय वर्ण क्या कहलाता है, आपका पार्श्व कहलाता है। तो भाई ऐसा ऑप्शन आपका है यहाँ से सी नंबर, ऐसा ऑप्शन कौन सा है आपका, सी नंबर ऑप्शन है, जो पार्श्विक व्यंजन आपका हो जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट सवाल की बात करें, 59 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है कि किस क्रम में तालव्य व्यंजन नहीं है, किस क्रम में तालव्य व्यंजन नहीं है। तो भाई यहाँ पे नहीं वाला आया है, तो उसकी बात अपने करें तो मैं आपको बता देता हूँ तालव्य व्यंजन है कौन से। तो च है, छ है, ज है, झ है, और आपका स है और यह है। ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं, आपके तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं, आपके तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। अब पूछा नहीं है तो ये तो छोड़ देना, बाकी जो ऑप्शन बचता है वो आपका तालव्य व्यंजन नहीं है। यहाँ पे च तालव्य है और ज तालव्य नहीं है, और ये देखिए तालव्य ये ऐसे बनता है, ज और य से बनता है, इस कारण से इसको भी तालव्य की श्रेणी में रख लिया गया है। ठीक है, वैसे ये संयुक्ताक्षर है। ठीक है, और घ आपका कंठ होता है, घ क्या होता है आपका
कंठ होता है और यह आपका क्या होता है, तालव्य यहाँ से होता है। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन बच जाएगा वो घ बच जाएगा, जिसे हम कंठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसे हम कंठ बोलते हैं। किस क्रम में पश्च स्वर है? किस क्रम में पश्च स्वर है? तो पश्च स्वर आपको ध्यान रखने हैं कि पश्च स्वर कौन से होते हैं। जब जीवा की स्थिति के आधार पर जब पढ़ते हैं तो 3 प्रकार के जो स्वर होते हैं उनकी बात करूं मैं, तो अग्र स्वर होता है और मध्य स्वर होता है और आपका पश्च स्वर होता है। अग्र स्वर होता है, मध्य स्वर होता है और आपका पश्च स्वर यहाँ से होता है। तो आपको मैं बताऊं भाई कौन सा पश्च स्वर है, तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है। तो मध्य स्वर आपको पता है भाई क्या होता है, ए होता है। ठीक है, पश्च स्वर की बात करें तो पश्च स्वर में क्या आते हैं, आपका हर्षऊ आता है, आपका दीर्घ आता है, ओ आता है, आपका औ आता है। इस तरीके से ये पश्च स्वर में आते हैं। तो यहाँ से ई है, ए है, ऐ है, ये तो आपकी अग्र स्वर है, लेकिन आपका जो ऊ है वो क्या कहलाता है, आपका पश्च स्वर कहलाता है। आप वर्ण विचार वाली मेरी पूरी वीडियो देख के वर्ण जो विश्लेषण है, व्यंजनों का जो विश्लेषण है, उस स्वरों का जो विश्लेषण है उसमें मैंने अच्छी तरीके से बता रखा है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। नेक्स्ट सवाल की बात करेंगे, 61 नंबर जो सवाल है उसकी बात अपने करें कि अपभ्रंश के 8 स्वरों के पश्चात हिंदी में किन 2 नए स्वरों का, 1 मिनट यहाँ से क्वेश्चन है वो कट गया है, थोड़ा सा मैं इस साइड में करता हूँ। क्वेश्चन ये है कि अपभ्रंश के 8 स्वरों के पश्चात हिंदी में किन 2 नए स्वरों का विकास हुआ है। तो आपके सामने ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, उ ए, दूसरा ऑप्शन है ई ऐ, उसके बाद में है उ औ, और लास्ट जो आपका ऑप्शन बचता है जहाँ पे लिखा हुआ है ऐ और औ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अपभ्रंश के 8 स्वरों के पश्चात हिंदी में किन 2 नए स्वरों का यहाँ से विकास हुआ। तो ऑप्शनों की बात करें तो भाई ये पहले 3 ऑप्शन नहीं होंगे। यहाँ पे जो लास्ट आपका जो जोड़ा है जिसे ऐ और औ, यानी सबसे जो आपके दीर्घ स्वर हैं जिसको संयुक्त स्वर भी कहा जाता है, ये आपके हैं अपभ्रंश के जो 2 नए स्वरों का विकास यहाँ पे माना जाता है। आप सबके लिए क्वेश्चन नया होगा लेकिन एग्ज़ाम में ये पूछा गया, इस कारण से यहाँ पे देने की आवश्यकता मैंने यहाँ पे समझी है। नेक्स्ट सवाल की बात करें तो 62 नंबर जो सवाल है आपका, जिसकी बात मैं करूं कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से इनमें से कौन सा व्यंजन तालव्य है। कौन सा व्यंजन तालव्य है मैं बता चुका हूं भाई, चैवर्ग है, चैवर्ग है आपका वो होता है, और यह होता है आपका, और स होता है। चैवर्ग है, यह है, और आपका स जो है वो क्या कहलाते हैं, आपके तालव्य कहलाते हैं। तो तय वर्ग तो आपका दंत होता है, पै वर्ग आपका ओष्ठ होता है, वह आपका क्या होता है, दंतोष्ठ होता है। तो जय है वो आपका चय वर्ग का तीसरा है, इस कारण से ये क्या हो जाएगा, तालव्य व्यंजन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 63 नंबर क्वेश्चन कि स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के 2 वर्ग बनते हैं। तो वो 2 वर्ग कौन से हैं उनकी बात अपने करें। तो जैसे मैं आपको बता दूं कि स्वर तंत्रियां या कंपन के आधार पे कह सकते हैं, या हम इन्हें दूसरे नाम से नाद के आधार पे कह सकते हैं, या हम इनको घोष के आधार पे कह सकते हैं। तो पूरे हमारे जो 44 वर्ण हैं उन 44 वर्णों को 2 भागों में बांटा जाता है, लेकिन यहाँ पे आपसे व्यंजन पूछा गया। व्यंजन आराम से यहाँ से हो जाएंगे। यहाँ से आपसे क्या पूछा गया है, व्यंजन पूछे गए, लेकिन नाद या घोष के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं, जिसे हम अघोष के नाम से जानते हैं, जिसे हम सघोष के नाम से जानते हैं। सघोष कह दो या फिर आप इसको क्या कह दो, घोष कह दो, एक ही बात है। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। अघोष पूरे के पूरे व्यंजन होते हैं वो अघोष होते हैं, 13 व्यंजन होते हैं।
हर वर्ग का पहला दूसरा होता है और तीनों ही स होते हैं। सघोष में व्यंजन भी आते हैं और स्वर भी आते हैं। तो आपसे केवल व्यंजन और ये पूछा है तो आपको उत्तर बताना है अघोष और सघोष, यानी सी नंबर आपका यहाँ से हो जाता है। समझ में आया होगा, पूरी वीडियो जाके आप देख सकते हो। नेक्स्ट की बात अपने करें, 64 नंबर जो सवाल है आपका, उसकी बात मैं आपके साथ में करूं तो ये पूछा गया है कि किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है। किस क्रमांक में क्या है, अघोष व्यंजन है। हम ऑप्शनों की बात करें, देखिए आपका एक नंबर जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है इसमें प और ब, दूसरा ऑप्शन है फ और स, तीसरा ऑप्शन है भ और फ, और चौथा ऑप्शन है ख और घ। सबसे पहले तो हमें ये जान लेना होगा कि अघोष व्यंजन कौन से होते हैं। थोड़ी देर पहले मैं बता चुका हूँ, हर वर्ग का जो पहला दूसरा है और तीनों ही जो स हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके अघोष कहलाते हैं। हर वर्ग का पहला दूसरा से मतलब क्या है हमारा, क ख से हैं, च छ से हैं, और ट और ठ से हैं, त और थ से हैं, और प और फ से हैं। तीनों स से तात्पर्य है तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत्य स। ये 13 क्या होते हैं, आपके अघोष होते हैं। ये 13 क्या होते हैं, आपके अघोष होते हैं। तो भाई आपको ऐसा जोड़ा देखना है जिसमें अघोष है। अब इसमें पहले नंबर ऑप्शन की बात अपने करें तो एक नंबर ऑप्शन आपको जो दिखाई दे रहा है जिसमें क्या है, प है, एक नंबर तो आपको दिखाई दे रहा है इधर, लेकिन यहाँ पे ब है वो 3 नंबर है, तो पहला ऑप्शन कट हो गया। दूसरे ऑप्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 नंबर भी दिखाई दे रहा है, यहाँ भी स भी दिखाई दे रहा है, ये सही है। तीसरे ऑप्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे चौथा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दूसरा, ये गलत है। यहाँ पे बात अगर करें तो देखिए यहाँ पे ख नंबर दिखाई दे रहा है और यहाँ पे आपको घ, यानी 2 नंबर और 4 नंबर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाता है, आपका गलत हो जाता है। तो यहाँ पे आपका एकमात्र जो ऑप्शन बचता है वो क्या हो जाएगा, एकमात्र जो ऑप्शन बचता है वो क्या हो जाएगा, आपका प और श, यानी ये दूसरा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाता है। आपके 64 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 64 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। किस क्रमांक में अल्प प्राण है, ये हमें ढूंढना है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अल्प प्राण क्या होते हैं। ये प्राणवायु के आधार पे व्यंजन है वो 2 प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण की बात करूं तो यहाँ पे आता है हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। पहला, तीसरा, पांचवा आता है, यानी इनकी काउंटिंग हो जाती है 15। स्वर आपके पूरे के पूरे क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं, इनकी काउंटिंग आ जाती है 11। और बात करें आगे जो बच जाते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन जो 4 होते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर बात करें हम तो यहाँ से कितने हो जाते हैं, 30 क्या हो जाते हैं आपके, 30 हो जाते हैं अल्प प्राण। आपसे ये पूछा गया अल्प प्राण व्यंजन आपको छांटना है, हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा स्वर या फिर अंतस्थ व्यंजन होने चाहिए। यहाँ पे पहले ऑप्शन की बात करें तो तय है, पहला वर्ण है, और यहाँ पे स्वर है, ये तो बिल्कुल राइट है अभी। ये आपका फ है दूसरा और जय है चौथा, यानी ये तो महाप्राण है आपका। ख और दूसरा है, घ चौथा है, ये भी महाप्राण है, ये भी महाप्राण है। तो कुल मिला के जो आपके पास में बच जाता है एक नंबर ऑप्शन, यहाँ से राइट होगा। तय 1 नंबर होता है और यहाँ पे ईश्वर है, यानी अल्प प्राण यहाँ से हो जाते हैं। नेक्स्ट सवाल की बात करें अपने 66 नंबर जो सवाल है उसमें क्या है, देखिए कि किस व्यंजन में उच्चारण जिला तालु से, जिला तालु नहीं है यहाँ पे, जीवा तालु है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ पे जिह्वा तालु से नहीं टकराती है, जिह्वा तालु से नहीं टकराती है। यहाँ से ऐसा कौन सा है आपका, देखिए इसका मतलब ये हुआ कि नहीं टकराती है, इसका मतलब 3 ऑप्शन तो है जो जीवा तालु से टकरा रही है और एक ऑप्शन ऐसा है जो तालु से नहीं टकराती है। इसका मतलब क्या है, तालव्य व्यंजन नहीं है, ये बताना है। तालव्य व्यंजन नहीं है और कोई सा भी हो सकता है। अब तालव्य कौन से होते हैं, च वर्ग पूरा होता है, यह होता है आपका, स होता है आपका, और ई स्वर आपके क्या होते हैं, तालव्य होते हैं। तो इन चारों, इन च वर्ग और यह, स और ई को छोड़कर जो वर्ण आया उसको हमें छांटना है। तो पहला ऑप्शन है वो ज है, यानी ये तो च वर्ग है, च, ये च दिखाई दे रहा है, यह, यानी ये जो तीनों हैं वो आपके च वर्ग हैं। लेकिन आपका जो ये ख है वो क्या कहलाता है, आपका कंठ है। ये क्या कहलाता है, आपका कंठ है।
तो बी नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट होगा। 66 के बाद में 67 नंबर क्वेश्चन की बात मैं करूं आपके साथ में, स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो स्पर्श व्यंजन की जो संख्या है वो 25 है। सबसे पहले आपको याद रखना है कौन से होते हैं, क से लेकर मैं तक, या फिर हम बात करें क वर्ग से लेकर पै वर्ग। अब नहीं है आपसे पूछा तो इनमें से नहीं होना चाहिए, बाकी कोई सा भी हो सकता है। तो कैक है तो स्पर्श व्यंजन है, तैथ है भी स्पर्श है, घ भी स्पर्श है, और यहाँ पे देखिए न और मैं आपको जो दिखाई दे रहा है, देखिए वैसे स्पर्श होते हैं लेकिन इनको क्या कहा जाता है, पंचम या फिर नासिकीय कहा जाता है। यहाँ पर यही उत्तर इसका सटीक बैठेगा, क्योंकि एक एग्ज़ाम में पूछा गया है पंचम और नासिकीय। वैसे तो ये स्पर्श में आ जाते हैं लेकिन इनको अलग से पंचम में पढ़ा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की बात करेंगे। डायरेक्शन आपकी 68 नंबर है, क्या है, न और थ का उच्चारण स्थान क्या है। तो तय वाली पंक्ति है, त थ द ध और न, ये जो पंक्ति है इसका उच्चारण स्थान कौन सा होता है, कता मुदियो क च ट त, तय आ रहा है ऊपर दय आ रहा है, मतलब ये कौन सी पंक्ति है आपकी, दंत पंक्ति है। ये कौन सी पंक्ति है, दंत है, तो ये कौन से व्यंजन हो जाएंगे, आप उच्चारण स्थान हो जाएगा इनका दंत। उच्चारण स्थान क्या है, दंत है, और उच्चारित होने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, आपके दंत्य कहलाते हैं। 68 का 1 नंबर ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, 69 जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, घोष वर्ण नहीं है। मैं आपको थोड़ी देर पहले बता के गया हूँ, घोष या फिर आप सघोष एक ही मानोगे, घोष या फिर आप सघोष एक ही मानोगे, आपको ये ध्यान रखना है। तो नहीं है। अब घोष कौन से होते हैं आपको पता है, इनकी काउंटिंग जो होती है 31 होती है, इनकी काउंटिंग होती है 31 होती है। हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, हर वर्ग का पहला, तीसरा, पहला तीसरा पांचवा नहीं होता है, यहाँ पे तीसरा चौथा पांचवा होता है। पहला तीसरा पांचवा तो आपके थोड़ा सा मैं समझ चाहूँगा आपको, यहाँ पे तीसरा चौथा और पांचवा, यहाँ पे क्या होता है, तीसरा चौथा और पांचवा क्या होता है आपका, घोष या फिर सघोष होता है। इसके साथ में अगर स्वर की बात करी जाए तो आपके जो स्वर हैं वो क्या होते हैं, घोष होते हैं। और इसके साथ में मैं आपको बता देता हूँ, आपका एकमात्र है बच गया और आपके अंतस्थ चारों बच गए, ये सारे क्या कहलाते हैं, आपके अघोष कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, आपके अघोष कहलाते, सघोष कहलाते हैं। तो इस तरीके से आपको देखना नहीं है, इनमें से नहीं है, यानी आपका अघोष वर्ण आपसे पूछा जा रहा है। कौन सा पूछा जा रहा है, अघोष। 13 1 2 3, पहला दूसरा और तीनों से, पहला दूसरा, ये तीसरा कट गया, तीसरा कट गया, यहाँ से ये भी वह है आपका, ये भी मैंने बता किया। तो ट जो है आपका वो क्या कहलाता है, आपका यहाँ से आपका घोष वर्ण नहीं है, अघोष है। 70 नंबर सवाल की बात करें, कौन से स्वर सवर्ण नहीं है, कौन से स्वर है वो सवर्ण नहीं है। आपको देखिए सवर्ण से आपको याद रखना है सहजातीय। जातीय के आधार पे आपके दो प्रकार के होते हैं, सहजातीय होते हैं और आपके कौन से होते हैं, विजातीय होते हैं। जातीय और विजातीय। अब सहजातीय मतलब जिनकी एक ही जाति हो, जैसे ए और ए से मिलकर बना है आ, जैसे ई और ई से मिलकर बना है दीर्घ, ऊ और ऊ से मिलकर बना है कौन सा, दीर्घ, और री से मिलकर बना है दीर्घ। तो इस तरीके से ये जो 7 होते हैं वो तो सहजातीय होते हैं और बाकी जो होते हैं वो विजातीय। आपसे ये पूछा है विजातीय, आपको बतानी है, विजातीय बतानी है। तो ए या आ नहीं है, ये दोनों ही क्या होते हैं, आपके सहजातीय हैं। और ऊ और अलग अलग है दोनों। हर्षवु की बात करें, दीर्घ है वो, ये क्या आया है, दोनों है तो सहजातीय है लेकिन इनका जो जोड़ा है, जो क्रमांक है वो सही नहीं है। तो ये क्या हो गया, आपका गलत हो गया। तो तीसरा ऑप्शन इसमें राइट होगा। हिंदी भाषा में कुल कितने स्वर होते हैं। तो भाई ये बड़ा आसान सा सवाल है। हिंदी भाषा में कुल स्वरों की जो संख्या होती है 11 होती है। कुछ विद्वान प्राचीन समय में 10 स्वर मानते थे, लेकिन उसके बाद में जो री स्वर है वो जोड़ लिया है हिंदी ने। तो कुल मिलाकर जब बात करेंगे तो कितने हो चुके हैं, अभी 11 हैं। तो उत्तर आपको 11 ही मानना है, कोई 10 वाले संशय में आपको नहीं जाना है। नेक्स्ट सवाल 72 नंबर सवाल है कि कौन से स्वर परस्पर सवर्ण है। परस्पर सवर्ण, अब देखो परस्पर जो सवर्ण है उसकी बात अगर करें तो आपके सामने जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये दोनों सवर्ण तो है लेकिन परस्पर नहीं है। ये भी सवर्ण है लेकिन परस्पर नहीं है। लेकिन हर्षवी और दीर्घी क्या है आपकी परस्पर
आपके सवर्ण है या सवर्ण का दूसरा जो नाम है वो क्या है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सहजातीय वर्ण आपसे पूछे हैं, सहजातीय स्वर आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, 73 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें क्या है कि किस शब्द के आरंभ में संयुक्त व्यंजन है। अब संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन, ये आपको जो अलग से वीडियो है उसमें बताया गया है किस शब्द के आरंभ में। तो आरंभ जो आपका है वहाँ से देखिए, यहाँ से संयुक्त का मतलब क्या होता है, एक आधा है और एक पूरा है, ये क्या कहलाता है, आपका संयुक्त कहलाता है। अगर एक दोनों एक जैसे आ जाए तो ये क्या कहलाते हैं, द्वित्व कहलाते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। दोनों अलग अलग हो तो वो संयुक्त है और दोनों एक जैसे हो तो वो क्या कहलाते हैं, द्वित्व है। तो आरंभ में तो भाई एक ही है, स्नान, यानी पहला जो है स वो हर्षव है और न आपका पूरा का पूरा व्यंजन आया है। तो 1 नंबर ऑप्शन यहाँ से राइट होगा। 74 क्वेश्चन में क्या है कि व्यंजनों का सही क्रम है। व्यंजनों का सही, यानी जो ये आपकी उसमें पंक्ति है उसका सही क्रम आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई यहाँ पे आपको देखना, उसमें पंक्ति का तालव्य होता है, पैर मूर्धन्य होता है, फिर दंत्य स होता है और उसके बाद में है आता है। तो भाई ये जो 3 पूछे गए हैं इनका जोड़ा आप देख लीजिए कहाँ मिल रहा है आपको, ये आपको डी ऑप्शन में मिल रहा है। तो आपका चौथा ऑप्शन है 74 का राइट होगा। 74 का चौथा ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट सवाल की बात करें, 75 नंबर है, किस शब्द में 2 से अधिक संयुक्त व्यंजन है। किस शब्द में 2 से अधिक संयुक्त व्यंजन है, चलो इसकी बात अपने कर लेते हैं। किस में 2 से अधिक संयुक्त व्यंजन है, चलो यहाँ पे कृष्ण की बात करेंगे तो यहाँ पे ट्र री आया है, ठीक है, और इसके बाद में स आधा है और न है। मार्ग में आपका मा है, फिर र आधा है, फिर ग है, फिर आपका राष्ट्र है रा है, फिर स आपका आधा है, फिर ट आपका आधा है, ठीक है, और फिर र, यानी 2 लगातार यहाँ पे क्या आ गए हैं, यहाँ पे आपके आ चुके हैं यहाँ से संयुक्त व्यंजन। क्या आ चुके हैं यहाँ पे, संयुक्त व्यंजन आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे तो ये इसके साथ में रे लगी है, इस कारण से संयुक्त नहीं करेंगे। तो आपका जो राष्ट्र है वो बिल्कुल राइट है, 3 नंबर ऑप्शन। क्या है, 3 नंबर ऑप्शन 75 का। 76 में बात करें तो कौन सा व्यंजन तालव्य है। तालव्य तो बहुत बार आ चुका है अभी, च पंक्ति पूरी होती है, यह होता है, स होता है, च पंक्ति पूरी, यह और स, और आपके स्वर की बात करेंगे तो हर्ष और दीर्घ आपकी क्या होती है, तालव्य होती है। तो एक ही है आपके सामने, यह सी नंबर ऑप्शन बच गया। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दीर्घ स्वर नहीं है। दीर्घ स्वर नहीं है मतलब हर्ष स्वर आपसे पूछ रहा है। मात्रा या काल के आधार पे जो स्वर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक हर्ष स्वर होता है, हर्ष क्या होता है, हर्ष स्वर, ठीक है, जिनकी काउंटिंग 4 होती है। आपको हर्ष स्वर छांटते हुए आपको दीर्घ स्वर बताना है। हर्ष स्वर कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है, यानी आपको 3 ऑप्शन में दीर्घ है और एक आपका अ है, हर्षवी, हर्षवु और री, इन चारों में से जो है आपको वो छांटना है। तो इन चारों में से आपका बी नंबर ऑप्शन ऊ आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका हर्षव होता है, बाकी जो तीनों हैं वो दीर्घ स्वर हैं। 78 की बात करें, 78 में आपका क्या पूछा गया वो देखेंगे अपने। 78 में उच्चारण की दृष्टि से लुंठित, उच्चारण की दृष्टि से जब हम व्यंजन का वर्गीकरण पढ़ते हैं तो उच्चारण और प्रयत्न के आधार पे हम 8 प्रकार के व्यंजन पढ़ते हैं, जिसमें लुंठित की बात करेंगे तो लुंठित आपका एकमात्र र होता है। लुंठित एकमात्र क्या होता है, आपका र होता है। तो भाई 1 नंबर आपका र आ गया। लय की बात करेंगे तो लय भाई आपका क्या होता है, पार्श्विक होता है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। ई आपका स्वर है, ढ आपका क्या है, तय वर्ग का यानी स्पर्श व्यंजन है, तय वर्ग का चौथा होता है। तो बी नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। क्या होगा यहाँ पे, बी नंबर यहाँ से आपका राइट होगा। नेक्स्ट सवाल 79 की बात करें कि कौन सा व्यंजन मूर्धन्य नहीं है। अब सबसे पहले तो आपको मूर्धन्य याद होना चाहिए। ट पंक्ति पूरी मूर्धन्य होती है, ये स मूर्धन्य होता है, ये र मूर्धन्य होता है और ये आपकी री क्या होती है, मूर्धन्य नहीं है। मतलब ये इनको छोड़कर बाकी जो कौन सा है उसको आपको पहचानना है। यहाँ से देखिए ट मूर्धन्य है, स मूर्धन्य है, लेकिन ल क्या होता है,
लय आपका मूर्धन्य नहीं होता है, ये दंत वाली पंक्ति में गिना जाता है। तो यहाँ से 1 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट होगा। 80 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है कि किस शब्द में संयुक्त व्यंजन का प्रयोग हुआ है, किस में संयुक्त व्यंजन का प्रयोग हुआ है। तो संयुक्त व्यंजन की बात अगर करें हम, तो यहाँ पे जो संयुक्त व्यंजन है भाई वो 2 ऑप्शन में यहाँ पे प्रयोग में लिया गया है। यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है उसमें भी संयुक्त व्यंजन है आपका बहिष्कार, ठीक है, यहाँ पे देखिए। और उसके बाद में जो आत्मा है यहाँ भी संयुक्त व्यंजन आपका दिया गया है। तो इसके दोनों ऑप्शन, लेकिन विद्या जो है, अच्छा हाँ, थोड़ा सा मैं क्षमा चाहूँगा भाई, तीन में नहीं प्रयोग, इसमें थोड़ा सा इस तरीके से क्वेश्चन होना चाहिए था। क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं क्या कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ। क्वेश्चन को क्या कर देता हूँ, मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे किया गया है उसके स्थान पर मैं लिख देता हूँ नहीं किया गया है, नहीं किया गया है, नहीं लिखना है आपको यहाँ पे, ठीक है, नहीं लिखना है। तो भाई इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा राइट होगा, इसका राइट हो जाएगा आपका सी नंबर, क्योंकि भाई तीनों में लग रहा है। यहाँ से विद्या में की बात करेंगे तो विद्या आपका संयुक्त है, तो 3 ऑप्शन में है और 1 ऑप्शन है उसमें नहीं है, तो यहाँ पर प्रयोग नहीं है, वो आपको देखना है, ठीक है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को आप चेंज कर लोगे। नेक्स्ट सवाल की बात करेंगे, किस शब्द में र व्यंजन संयुक्त नहीं है। संयुक्त नहीं है मतलब र आपका पूरा होना चाहिए, किस में संयुक्त आपका र है वो पूरा है, ठीक है, संयुक्त नहीं है। पहले की अगर बात करूं तो मैंने आपको रेफ रे के बारे में बताया है। अगर रेफ ये रे पैरों में होता है तो ये अपने आप में क्या होता है, पूरा। और अगर ये ऊपर होता है तो ये क्या होता है, आधा होता है। तो भी आधा वाला आपको यह कि नहीं है, तो यहाँ पे तो री है, रे है ही नहीं, और यहाँ पे आधा है। और ठीक है, इसमें आपका क्या है, आधा आपका र है, और इसमें सॉरी पूरा रह, इसमें भी पूरा रह, कि रह है ही नहीं इसमें। क्वेश्चन है कि किस शब्द में रह व्यंजन संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो भाई आपको 3 ऑप्शन में तो दिखाई दे रहा है, लेकिन आपका एक ऑप्शन ऐसा है जो कृषि है, उसमें रेफ रह है ही नहीं, तो यहाँ पे री है, तो भाई इसमें संयुक्त है वो नहीं है। तो आपका चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से राइट होगा, ठीक है। प्यास का वर्ण विच्छेद को क्या होगा, प्यास का वर्ण विच्छेद मैं यहाँ पे कर देता हूँ, उसके बाद में आपको क्या करना है, उसको छांट देना है। यह है, फिर आ है, फिर आपका स दंत्य है, और उसके बाद में आपका ए है। तो ये आपको क्या करना है, ये जोड़ा देखना है। पे आधा चारों में है, फिर आपका ए, पहला ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि पैसे आधा ही है, फिर दूसरा यह से, और तीसरे ऑप्शन के देखेंगे ए लिख रखा है, यहाँ पे ए है ही नहीं, फिर यहाँ पे ए लिख रखा है नहीं। तो एकमात्र जो ऑप्शन है जो इसके संगत बैठता है वो आपका बी नंबर ऑप्शन है। भाई कई बार इससे वर्ण विच्छेद वाले सवाल भी आ जाते हैं, आपको इनसे भी आपको पढ़ लेना है। 83 में क्या है, 83 की बात अपने करेंगे तो 83 में आपसे क्या पूछा गया है, देखिए कि व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से लय व्यंजन किस वर्ण भेद में रखा जाता है। लय है वो किस वर्ण भेद में रखा जाता है, थोड़ी देर पहले मैं आपको बता के गया हूँ। अगर यहाँ पे वर्तस्य नहीं होता तो यहाँ से वर्तस्य नहीं होता तो हम दंत्य करते हैं। वर्गीकरण में किस वर्ण भेद में रखा जाता है, तो ये वर्तस्य में रखा जाता है, और ये तो है इनके उच्चारण स्थान। वर्तस्य में इनको क्या है, रखा जाता है, वर्तस्य में इनको रखा जाता है स ज ल न, ये 4 जो वर्ण होते हैं उनको स्पेशल वर्तस्य में रखा जाता है। 84 की बात करें, उच्चारण की प्रकृति और प्रयत्न के अनुसार ड और ढ किस में रखे जाते हैं। देखिए इनके नीचे नुक्ता लगी होने के कारण इनको हमने कहा था भाई ये बाहर से फेंके गए हैं, अरबी फारसी से फेंके गए हैं, तो फेंके गए होने के कारण उनको उत्क्षिप्त या ताड़न जात इनको कहा जाता है, उत्क्षिप्त या फिर ताड़न जात कहा जाता है। तो 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। 85 की बात करें तो 85 में तालव्य व्यंजन है, 85 में तालव्य व्यंजन है। तो 85 में तालव्य व्यंजन, अब तालव्य व्यंजन तो बहुत बार आ चुके हैं। च वर्ग पूरा, यह आपका, से आपका, और ई और दीर्घी। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि भाई आपका तालव्य वाली पंक्ति तो कभी गलत नहीं होगी, ठीक है। ये पंक्तियाँ जिनमें है वो बताना है आपको। तो एकमात्र पंक्ति है
वो आपकी बी नंबर ऑप्शन ये तालव्य है। ऊपर वाली ये मूर्धन्य है, ये आपके दंत्य है, और ये आपका पै वाली पंक्ति है वो ओष्ठ्य है। किस शब्द में ऐ स्वर नहीं है? किस शब्द में ऐ स्वर नहीं है? आपको बता देता हूँ, जब ये स्वतंत्र रूप से लिखा जाता है तो ऐसा लिखा जाता है, जब कोई व्यंजन के साथ जुड़ जाता है तो इसकी मात्रा क्या हो जाती है, यहाँ पे दो हो जाती है। तो ये दो मात्रा वाला नहीं है, ये आपको बताना है। किस में नहीं है? इसमें तो आपका दिखाई दे रहा है, इसमें भी दिखाई दे रहा है, पैतृक में दिखाई दे रहा है, लेकिन स्नेह में यहाँ पे क्या है, ए की मात्रा यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 87 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 87 में क्या है, कौन सा वर्ण घोष नहीं है? कौन सा वर्ण घोष नहीं है मतलब अघोष आपसे पूछा जा रहा है। तो अघोष आपको बता चुका हूँ 13 होते हैं, हर वर्ग का पहला दूसरा और तीनों ही से। हर वर्ग का पहला दूसरा तीनों से स्वर तो काट देंगे पहले से, क्योंकि ये तो सघोष होता है। ये 6 क्या होता है, हर वर्ग का दूसरा होता है, स्वर नहीं होता। और ये क्या है, तीसरा होता है, तो ये भी नहीं होता। तो 6 वर्ण है वो क्या है, आपका अघोष है। और यहाँ पे ये आपसे पूछा गया है घोष नहीं है, तो यही है वो जो आपका घोष नहीं है, तो बी नंबर ऑप्शन राइट होगा। ठीक है। 88 में क्या पूछा गया है, किस शब्द में री नहीं है? किस में री नहीं है? तो कृपा में री है, कृष्ण में री है, दृष्टि में री है, लेकिन रिवाज में री नहीं है। वहाँ पे स्वतंत्र रूप से आपकी री पूछी गई है, इस कृपा में है, इसका जब विच्छेद करते हैं तो क और री आपका आता है। ठीक है। कृष्ण में क और री आता है, दृष्टि में द और री आता है, और री में तो आपकी स्वतंत्र रूप से री अलग से लिखी गई है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। 89 में यह है कि किस ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से। जो अनुस्वार है उससे संबंधित एक सवाल आता है, बहुत बार पूछा जाता है, इसके बारे में बात करेंगे कि स्वर के बाद आने वाली नासिकीय ध्वनियाँ पढ़ोगे, चारों ऑप्शनों को हम पढ़ेंगे। स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, और व्यंजन के बाद में आने वाली ध्वनियाँ। तो सबसे पहले मैं दो ध्वनियों की बात कर लेता हूँ। यहाँ से जो विसर्ग है, सॉरी अनुस्वार है, और ये जो विसर्ग है, मैंने आपको अच्छी तरीके से वर्ण का जो वर्गीकरण करवा रखा है उनमें इन दो ध्वनियों के ऊपर विशेष मैंने जोर दिया है। इन दोनों को क्या कहा जाता है, अयोगवाह। ठीक है। जो बिना योग से वहन, जो स्वर के बिना योग से वहन नहीं की जा सकती, उनको अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह का मतलब क्या होता है, जो स्वर के बिना या स्वर के योग के बिना वहन नहीं की जा सकती, उनको अयोगवाह कहा जाता है। कहने का मतलब यहाँ पे ए पे नहीं है, इसका मतलब है हमेशा ही अनुस्वार है वो स्वर के साथ लगती है, हमेशा ही जो विसर्ग है वो हमेशा किसके बाद में लगती है, स्वर के बाद में लगती है। तो ये तो हो गई निश्चित आपकी ध्वनि। अनुस्वार आपसे पूछा गया तो भाई ये नासिकीय ध्वनि है। ये क्या है, नासिकीय ध्वनि है। यहाँ पे देखिए स्वर के बाद तो आ रही है, लेकिन नासिकीय नहीं लिखा गया है। यहाँ पे व्यंजन के बाद में ये कभी नहीं आती है, ये ध्यान रखना है। आएगी तो ये स्वर के बाद आएगी, ये आपको याद रखना है। इन दोनों को अयोगवाह कहा जाता है। ये लास्ट BSTC के एग्ज़ाम में पूछा गया, आपको याद रखना है। ठीक है। स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होती है ये, और पहला ही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, स्वर के बाद आने वाली नासिकीय ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। मेरे साथियों याद रखना है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे नाम लिखा पंकज, अब जब यहाँ पर मैंने अनुस्वार लगाया तो नाक का प्रयोग आप करोगे, लेकिन आप कहोगे सर यहाँ पे तो पै पे लिखी हुई है, लेकिन इस पै का जब विच्छेद करोगे तो यहाँ से इस तरीके से ये खंडित हो जाएगा, तो यहाँ पे तो ये ए पर आई है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, कभी भी स्वर है या फिर आपका विसर्ग है, बिना स्वर के कभी भी वहन नहीं हो सकती, इनका योग नहीं किया जा सकता, तभी तो इन ध्वनियों को अयोगवाह ध्वनियाँ कहा जाता है, याद रखना। नेक्स्ट सवाल की बात करेंगे, कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? तो भाई ओष्ठ्य वाली पंक्ति को ढूंढो पहले। पै वर्ग पूरा होता है आपका, ऊ होता है, दीर्घ ऊ होता है। ठीक है, ओष्ठ्य है आपका। ठीक है। ये देखिए और ये देखिए, ये तीनों तो कट गए इसमें, क्योंकि ये तो ओष्ठ्य है, लेकिन वह आपका क्या होता है, दंतोष्ठ होता है। क्या होता है आपका, दंतोष्ठ होता है। तो भाई ये वह आपका आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 90 का 2 नंबर। व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण प्रमुख कितने
व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने आधारों पर किया जाता है? तो भाई दो तरीके से करते हैं। एक तो व्यंजन के मूल जो भेद होते हैं वो 3 होते हैं, और दूसरा उच्चारण दृष्टि से आपके उच्चारण और प्रयत्न के आधार पे आपके 8 प्रकार के होते हैं। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। 92वां सवाल है, भाषा में स्वतः उच्चरित ध्वनियों को निम्नलिखित किस नाम से जाना जाता है? भाषा में स्वतः उच्चरित ध्वनियों को निम्नलिखित में से किस नाम से यहाँ पे जाना जाता है? अक्षर, ध्वनियाँ, वर्ण और स्वर। 4 ऑप्शन तो 4 ऑप्शन आपने पढ़ लिया अच्छी तरीके से। अक्षर नहीं हो सकता, ध्वनि या वर्ण एक ही बात है, लेकिन जो स्वर होते हैं वो भाषा में स्वतः उच्चारित होते हैं, क्योंकि इनका जब उच्चारण करते हैं तो ये स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने के कारण इनको क्या कहा जाता है? स्वतः ही उच्चारित ये हो जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। देखिए, अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? अल्पप्राण ध्वनियों का जो समूह है वो कौन सा है? तो भाई अल्पप्राण मैं आपको बता चुका हूँ, जिनकी काउंटिंग 30 होती है। मैंने अभी पहले भी बताया था, हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण होते हैं। आपके स्वर अल्पप्राण होते हैं, और है आपका अल्पप्राण होता है, और ये जो आपके होते हैं उसमें ये भी क्या होते हैं? आपके अल्पप्राण होते हैं। सॉरी, यह वाली पंक्ति में बता रहा हूँ, ये आपके यह, व और र, ये क्या होते हैं? आपके अल्पप्राण होते हैं। तो समूह कौन सा है? चलो भाई ढूंढते हैं। आपका पहला, तीसरा और पांचवा। यहाँ पे पहला, दूसरा दे रखा है, यहाँ पे पहला है, तीसरा है, पांचवा है, ये देखते से राइट है। यहाँ पे पहला है, दूसरा है, पांचवा, ये नहीं होगा। चौथे ऑप्शन में पहला है, दूसरा, पाँच, ये नहीं होगा। तो भाई 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर यहाँ पे आपको दिया गया चैवर का, ये अल्पप्राण है। तो बी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट सवाल की बात करें, उच्चारण की दृष्टि से ग व्यंजन का सही रूप होगा। उच्चारण की दृष्टि से ग व्यंजन का सही रूप होगा। तो ग क्या है? आपके सामने ग क्या होता है? सबसे पहले अगर बात करूं तो कंठ होता है ग। इसके बाद में स्पर्श व्यंजन होता है ग। उसके बाद में ग होता है, वो तीसरा होता है, इस कारण से इसको क्या कहा? अल्पप्राण कहा जाता है। तो उसके साथ साथ में ग की बात करें तो तीसरा होता है। तो सघोष और अघोष में अगर मैं बात करूं तो भाई ये होता है कौन सा? सघोष होता है। कौन सा होता है आपका? सघोष होता है। ऐसा ऑप्शन आपको ढूंढना है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इस तरीके का एक सवाल बहुत ही पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है, हर एग्ज़ाम में ऐसा पूछा जाता है। ऐसे सवाल के लिए आपको तैयार रहना है। ठीक है, मैंने कहा कंठ है, ये इसमें ऑप्शन में कंठ है, फिर स्पर्श भी है, लेकिन अघोष नहीं होता, पहला कट गया। कंठ है, स्पर्श है, सघोष है, आपका अल्पप्राण है, ये ठीक है। कंठ है, स्पर्श है, सघोष है, महाप्राण ये नहीं होता है। ठीक है, दूसरा, चौथा होता है महाप्राण, और ये भी नहीं होता। तो आपका जो एकमात्र है ऑप्शन है वो कौन सा बच जाता है? बी नंबर ऑप्शन बच जाता है, जो मैंने यहाँ पे बताया है। ठीक है, 95 नंबर सवाल की बात करूँगा मैं। जिन स्वरों के निर्माण में ओष्ठ गोल हो जाते हैं, यानी वृत्ताकार और गोलाकार की स्थिति में आपसे पूछा गया गोलाकार या फिर अगोलाकार, यानी जब जिन स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमारे जो ओष्ठ की स्थिति है या होठ की स्थिति है वो गोल हो जाते हैं, या जिनका उच्चारण करते हैं उनको गोल नहीं होते। ठीक है, समवृत्त और अर्धविवृत्त तो आपको पहले से काट देना है, पहला और दूसरा ऑप्शन, क्योंकि भाई ये तो मुख खुलने के आधार पे होते हैं। अब गोल हो जाते हैं उनको तो गोलाकार कहा जाता है, जो गोल नहीं होते हैं उनको अगोलाकार कहा जाता है। गोलाकार का जो दूसरा नाम है वो वृत्ताकार है। क्या नाम है? वृत्ताकार है। तो भाई सी नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। 96 की बात करें, ए स्वर का उच्चारण स्थान है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ। ए या फिर आ की बात करें तो भाई ये क्या होता है? आपके कंठ होते हैं। ए या आ की बात करूँ तो भाई क्या होते हैं? ये कंठ होते हैं। ए या आ कंठ होते हैं, तो 2 नंबर ऑप्शन राइट होगा। क्या होगा? 2 नंबर राइट होगा। यहाँ से 97 की बात करें, 97 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कंठ और तालु जो स्वर हैं वो कौन से हैं? कंठ और तालु। भाई वहाँ पे कंठ का भी योग होगा। कंठ कौन से स्वर होते हैं? ए या आ। और तालु कौन से स्वर होते हैं? ई या दीर्घ। इनके योग से क्या बनता है? ए बनता है। इनके योग से क्या बनता है? ए बनता है। और
इनके योग से ऐ बन जाता है। ऐ या आ के बाद में ए को जोड़ोगे तो ऐ बन जाता है। ऐसा जोड़ा आपको देखना भाई, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका। बड़ा ही आसान सवाल है, बड़ा ही आसान सवाल है। कंठ तालु में ए और ऐ आपके कंठ तालव्य स्वर होते हैं। 98 की बात करूं, किस वर्ण में उच्चारण में जीवा दांतों से स्पर्श करती है? जीवा दांतों से स्पर्श करती है तो भाई आपसे पूछा गया है दंत, दंत्य वर्ण आपसे पूछा गया है दंत्य। तो कै कंठ है, तालु है च वाला, और प आपका ओष्ठ है, तो तय आपका क्या होता है? दंत होता है। स्पर्श करती है तो तय वर्ण आपको बताना था, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। 98 की बात करें, सॉरी 99 की बात करें भाई, अब सेकंड लास्ट सवाल आपका आ चुका है। और स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण के स्थान पर कितने भागों में बांटा गया है? स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो यहाँ पे आपको याद रखना है, स्पर्श व्यंजनों के आधार पे उच्चारण स्थानों को 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से है? कंठ है, तालु है, मूर्धा है, आपका दंत है, और आपका क्या है? ओष्ठ है। ये 5 मूल रूप से, मुख्य रूप से ये क्या होते हैं? आपके 5 प्रकार आपके यहाँ से होते हैं। क्या होते हैं आपके? 5 प्रकार होते हैं। और लास्ट में आपको बताना है, लास्ट जो आपका 100 नंबर जो सवाल है उसमें क्या पूछा गया है? किस क्रम में वृत्तमुखी स्वर हैं? वृत्तमुखी जो स्वर हैं, वृत्तमुखी से तात्पर्य आपका क्या है उसकी बात अपने करेंगे। वृत्तमुखी से तात्पर्य आपका क्या है उसकी नहीं है आपसे बताना है, तो उसकी बात मैं आपके साथ में करूं। बात करें तो जैसे वृत्त है, वृत्त मतलब गोल, और मुख का मतलब मुख, यानी जिन स्वरों का उच्चारण से मुख गोल हो जाए, मतलब गोलाकार, मतलब गोलाकार या फिर वृत्ताकार आपसे पूछ रहा है। गोलाकार या वृत्ताकार कौन सा स्वर नहीं है? तो आपका ऊ है, ओ है और औ है, ये तो वृत्ताकार है। लेकिन आ की बात करें तो ये आपका अवृत्ताकार, अगोलाकार यहाँ पे होता है। तो यहाँ से 1 नंबर ऑप्शन इसका 100 का 1 हो जाएगा, 100 का हो जाएगा 1। तो भाई इस तरीके से हमने पढ़ लिए हैं हमारे आज के 51 से लेकर हमने 100 क्वेश्चन का अध्ययन कर लिया है। नॉन स्टॉप हमने 50 MCQ पढ़ लिए हैं। तो हमने वर्ण विचार से संबंधित 2 क्लास के माध्यम से पूरे 100 सवाल हमने जाने। ऑल स्टूडेंट ऐप पर जो हमारी जो दूसरा जो टेस्ट था उसके 100 क्वेश्चन हम पूरे कर चुके हैं। नेक्स्ट में जो आपका जो तीसरा एग्ज़ाम पेपर है आपका, जिसमें आपका टेस्ट दिया गया है, आपने दिया है, वो है आपका उपसर्ग का। उपसर्ग की क्लास में आगे 50 क्वेश्चनों पर कर लेने वाला हूँ। तो ये क्लास आपको कैसी लगी? ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक क्या करोगे? ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को भाई शेयर करना है। अगर क्लास अच्छी लगे आपको तो लाइक करना है। क्लास अगर आपको बढ़िया लगे तो उसको सब्सक्राइब करना है। कई बार क्या हो जाता है, छोटी छोटी गलतियां यहाँ रह जाती है, तो इन गलतियों को आपको इग्नोर करते हुए जो अच्छी अच्छी बातें हैं उनको ग्रहण करते हुए आपको चलना है। आपकी हमेशा से ये प्रवृत्ति होनी चाहिए, जिस भी अध्यापक से आप पढ़ो, जिससे आपको अच्छी अच्छी बातें मिलती हैं उनको ग्रहण करते जाइए। बाय चांस मिस्टेक या कुछ गलतियां रह जाती है तो उनको आप क्या करते जाइए? दरकिनार करते जाइए। तो यही अच्छे जो आपके विद्यार्थी होते हैं उनकी पहचान होती है। तो मैंने भरपूर यहाँ पे कोशिश करी है, क्योंकि क्वेश्चन मेरे सामने पहली बार आते हैं, क्वेश्चन मेरे सामने पहली बार थे, क्योंकि मैंने उनको पहले देखा नहीं है। तो भाई तब क्या होती है, थोड़ी बहुत क्वेश्चन पढ़ने में गलती हो जाती है, ऑप्शन पढ़ने में गलती हो ही जाती है। तो आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से भाई मेरा सहयोग करते जाना है। तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करते जाना। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में उपसर्ग के साथ में आपके साथ में मिलने वाला हूं। और आप एसआई की तैयारी करें तो वीडियो, मेरे जो टॉपिक वाइज वीडियो है एसआई की प्लेलिस्ट आप ज़रूर देख सकते हो, उसमें मैंने आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा रखा है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू, नमस्कार।